नमस्कार, आप सबका यहाँ स्वागत है। जन स्वराज अभियान के तहत पिछले वर्ष 2 अक्टूबर गांधी भितिहरवा आश्रम से जो पदयात्रा हम लोगों ने शुरू की है, करीब करीब आज उसके 15 महीने हो गए हैं। पिछले 1 महीने से मैं आपके जिले मधुबनी में हूँ। इस पदयात्रा के दौरान पश्चिम चंपारण से चल के पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी होते हुए हम मधुबनी आए हैं और 29 तारीख तक मैं मधुबनी में हूं। 29 तारीख को हम यहां से दरभंगा जाएंगे। पदयात्रा के दौरान जो मैंने मधुबनी में देखा, समझा, वो आपसे उस अनुभव साझा करना चाहते हैं और पूरे बिहार का भी अभी तक का जो अनुभव रहा है उस पर भी एक संक्षिप्त मैं टिप्पणी करूंगा, फिर आपके सवाल ले लेंगे। सबसे पहले तो जो पदयात्रा का उद्देश्य है वो 3 उद्देश्य है। पहला, मेरा अपना जो सामाजिक राजनीतिक अनुभव रहा है, बिहार को जितना मैंने जानने समझने की कोशिश की, मेरा अपना मानना है कि बिहार में अगर आमूल चूल परिवर्तन, सुधार लाना है तो किसी एक दल के राजनीति में, चुनाव में जीतने हारने से बिहार को नहीं सुधारा जा सकता है। क्योंकि बिहार में सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ के लोग जो देश में सबसे गरीब, सबसे पिछड़े, सबसे ज्यादा बेरोजगारी और भूखमरी के शिकार हैं, वो 5 बरस अपनी समस्याओं के बारे में बातचीत करते हैं, उस पर हल्ला हंगामा करते हैं, गुस्सा इजहार करते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन जब वो वोट देने जाते हैं तो अपनी समस्याओं को छोड़कर मूलतः 4 बातों पर बिहार में वोट पड़ता है। पहली बात कि हमारी जाति क्या है और हमारे जाति का उम्मीदवार कौन खड़ा है। दूसरी बात, धर्म की बात जो है, हिंदू मुसलमान राष्ट्रवाद के नाम पर। और ये मैं आंकड़े के साथ आपको कह रहा हूं क्योंकि कई बार पत्रकारों को भी लगता है कि बिहार में हर चीज राजनीति में जाति के आधार पर ही होता है। इस बात में सच्चाई नहीं है। अगर सिर्फ जाति के आधार पर ही वोट पड़ता तो नरेंद्र मोदी जी को तो बिहार में वोट ही नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उनके जाति का तो यहाँ कोई नहीं रहता है। तो मेरा अपना आकलन यह है कि यहाँ एक बड़ा वर्ग है जो जाति के आधार पर वोट करता है, लेकिन करीब करीब उतनी ही संख्या में लोग धर्म के आधार पर, राष्ट्रवाद के आधार पर भी वोट करने वाले हैं। तीसरा एक वर्ग है जो यहाँ पर लालू जी के डर से भाजपा को वोट करता है, और चौथा जो यहाँ के मुसलमान हैं जो भाजपा के डर से लालू जी को वोट करते हैं। बिहार की समस्या का मूल कारण, जड़ जो है वो यही है कि यहाँ पर लोग अपनी समस्याओं पर, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट नहीं करते हैं, इन 4 चीज पर ही वोट करते हैं। इसीलिए पदयात्रा का पहला उद्देश्य ये है कि गांव-गांव जाकर लोगों को ये बताया, समझाया जाए कि जब तक आप अपनी समस्याओं पर, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट नहीं करेंगे, तब तक बिहार में सुधार की संभावना नहीं हो सकती है। दूसरा उद्देश्य ये है कि लोगों का कहना है कि भैया अगर हमको अच्छे आदमी को वोट देना भी है, अपनी समस्याओं पर वोट देना है, तो हम वोट किसको दें, हमारे पास विकल्प नहीं है। तो पदयात्रा का दूसरा उद्देश्य यह है कि समाज की मदद से ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकाला जाए जो बिहार में एक नया दल, नया विकल्प बनाना चाहते हैं। और तीसरा उद्देश्य यह है कि अगर लोगों की समझ में बात आ जाए, उनके सामने एक सही विकल्प मिल जाए, उसको वो लोग चुन भी दें, तो भी बिहार में विकास संभव नहीं है जब तक उन लोगों के पास बिहार के विकास के लिए एक सोची समझी योजना ना हो। तो पदयात्रा का तीसरा उद्देश्य यह है कि बिहार के 8,500 पंचायतों का, हर पंचायत का अलग अलग अगले 10 वर्ष के विकास का योजना बने। जब मैं 1 महीने 1.5 महीने एक जिले में रहता हूं तो हर एक पंचायत का यहाँ वहाँ की जमीनी स्थिति को समझकर उसकी एक योजना बनाई जाती है। वहां सड़क कैसे बनेगा, बिजली कैसे सुधरेगा, पानी कैसे सुधरेगा, वो तो है ही। साथ में हर पंचायत में 3 जो बातें हैं कि हर पंचायत में बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था अच्छी कैसे की जाएगी, हर पंचायत में 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएंगे, और वहां होने वाले खेती किसानी को बेहतर कैसे बनाया जाएगा। इन 3 बातों पर पूरे पंचायत की योजना बनाने के बाद ही हम लोग मधुबनी को खत्म करेंगे, बाहर जाएंगे। अब अभी तक इन 3 उद्देश्यों के साथ जो पदयात्रा हमने करी है उसमें करीब करीब 4000 गांवों में हम पैदल चल कर गए हैं। जो हमने देखा उस पर मैं टिप्पणी करूं उससे पहले मैं मधुबनी के बारे में 2-4 बातें बताना चाहता हूं।
मधुबनी बिहार का 7वां सबसे गरीब जिला है। देश में प्रति व्यक्ति आय है 1,35,000 रुपए, बिहार में प्रति व्यक्ति आय है 34,000 रुपए और मधुबनी में प्रति व्यक्ति आय है 22,000 रुपए। तो जब मधुबनी में आप आते हैं, कई लोग बताते हैं कि भैया ये विद्वानों की जमीन है। मैं गांव गांव में घूम कर कह रहा हूं कि ये विद्वानों की जमीन कभी थी, आज ये मजदूरों की, गरीबों की जमीन है। ये सबसे 7वां सबसे गरीब जिला है। यहाँ पर जो समस्याएं हैं वो अन्य जिलों के मुकाबले, खासकर पलायन और कृषि की उत्पादकता जो है वो बिहार में सबसे कम है। गेहूं प्रति एकड़ जो यहाँ पैदा होता है वो बिहार के जिलों के मुकाबले भी मधुबनी में सबसे कम है। मधुबनी की एक और विशेषता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा जलकर है। 31,000 एकड़ जमीन यहाँ पर, जहाँ पर पानी है। ये मधुबनी की सबसे बड़ी ताकत है और यही सबसे बड़ी कमजोरी भी है। मधुबनी में कुल 2,23,000 हेक्टेयर जमीन है खेती योग्य, उसमें 31,000 एकड़ जमीन है जो जलकर है और उस जलकर का यहाँ पर 85%, मतलब 31,000 एकड़ जो जमीन है उसमें 85% जमीन जहां पानी लगा हुआ है वहां पर कोई काम व्यवसायिक या आर्थिक उपयोग का में नहीं लाया जा रहा है। तो मधुबनी की परेशानी की, गरीबी का एक बड़ा कारण जल का उपयोग न होना, जलकरों का उपयोग न होना है, जो क्योंकि ये यहाँ की सबसे बड़ी ताकत है। जो आप मछली मखान की बात करते हैं वो उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत है, जलकर बहुत है, तालाब पोखरे बहुत है, लेकिन रख रखाव के अभाव में जब सब वो बर्बाद हो गया है। 85% जलकर बिल्कुल व्यवसायिक एक्सप्लॉयटेशन के काम में नहीं लाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ मधुबनी में एक जो और बड़ी समस्या है, जो बाढ़ और जल जमाव की, उसकी वजह से भी गरीबी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। अब पूरे बिहार में जो अभी तक हमने देखा और जो मधुबनी में भी कॉमन है, 3 जो सबसे बड़ी समस्या बिहार में दिखी, जो मधुबनी में भी दिखी, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है हमारी नजर में बेरोजगारी और पलायन। अब आप ये कहिएगा भैया इसके लिए पदयात्रा करने की क्या जरूरत है, ये तो सबको मालूम है कि बेरोजगारी पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन जब हम लोगों ने पदयात्रा की तो इस बेरोजगारी और पलायन के आर्थिक और सामाजिक पहलुओं की समझ और इन समस्याओं की विकरालता को देखा हमने। गांव के गांव जहां पर बाढ़ नहीं भी आता है, उन गांवों से भी 40 से 50% युवा बाहर चले गए हैं। और पलायन यहाँ पर सिर्फ गरीबों का मामला नहीं है। कई बार हमको आपको लगता है कि जो गरीब आदमी है वो मजदूरी करने के लिए बाहर जाता है। पलायन से यहाँ पर समृद्ध परिवार भी उतने ही इफेक्टेड हैं। जो गरीब आदमी है वो मजदूरी करने के लिए बाहर जा रहा है, जो समृद्ध परिवार के बच्चे हैं वो पढ़ाई और नौकरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं। लेकिन बाहर तो हर आदमी को जाना है। इसका एक सामाजिक पहलू ये है कि गांव में आपको बुजुर्ग मिल रहे हैं, 70 से 80% महिलाएं मिल रही हैं और छोटे बच्चे मिल रहे हैं। नवयुवक नौजवान गांव में है ही नहीं। और लोगों ने करीब करीब इसको जीवन की सच्चाई मान लिया है। परिवार की जो एक परिकल्पना है, माता पिता बाल बच्चे पति पत्नी साथ में रहने का, वो परिकल्पना ही धीरे धीरे खत्म हो गई है। मैं गांव में जाता हूं, लोग बताते हैं कि भाई ये 15 महीना से अपना घर परिवार छोड़कर चल रहे हैं। उनको इस बात का खुद का एहसास नहीं कि उनके परिवार के लोग जीवन भर साल में 11 महीना बाहर ही रहते हैं। उनको अपने पति के साथ, बच्चे के साथ, पिता के साथ रहने का सुख नहीं है। यही हाल कमोवेश बेरोजगारी का भी है। बेरोजगारी सिर्फ यहाँ पर गरीबों का मामला नहीं है। जो समृद्ध परिवार हैं, जो बड़े किसान हैं, व्यवसायी हैं, वो भी रास्ते चलते हमको मिलते हैं और लोग 15,000 20,000 रुपए के नौकरी के लिए भी हाथ जोड़ने को तैयार हैं। जिसके पास 20 बीघे जमीन है, जो सो कॉल्ड यहाँ पर जमींदार है, वो भी अपने बच्चों के 20-25 हजार रुपए नौकरी के लिए भी लोग हाथ जोड़ रहे हैं कि भैया कहीं नौकरी लगा दीजिए। तो बेरोजगारी और पलायन ये समाज के हर वर्ग को प्रभावित करने वाला मुद्दा है। और मधुबनी में मुझे लगता है कि अभी तक जो मैं 11 जिलों में गया हूं, सीतामढ़ी शायद इससे भी ज्यादा खराब है, लेकिन सेकेंड वर्स्ट 11 जिलों में मैंने मधुबनी की हालत देखी जहां तक पलायन का मामला है। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या यहां दिखी वो है शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त होना।
बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, ये करीब करीब सब आदमी जानता है, इसमें नई कोई बात नहीं है। शिक्षा व्यवस्था यहाँ बहुत अच्छी बिहार में कभी नहीं थी, लेकिन हम खुद सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, साइंस कॉलेज में पढ़े हैं, लेकिन हर प्रखंड में, जिले में एक दो विद्यालय के बारे में लोग बताते हैं कि ये विद्यालय भैया अच्छा था, यहां से पढ़कर लोग आईएएस आईपीएस बनते थे, डॉक्टर इंजीनियर बनते थे। नीतीश कुमार के राज में पिछले 15-20 सालों में ये समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के चक्कर में जो व्यवस्था थी उसको भी बर्बाद कर दिया गया। कई लोगों को, आपको, हमको ये लगता है कि शिक्षकों की गुणवत्ता एक बहुत बड़ा मामला है, उसकी वजह से शिक्षा व्यवस्था खराब हुई है। मैं मानता हूं कि ये सही बात नहीं है। अगर सिर्फ शिक्षकों की गुणवत्ता से शिक्षा व्यवस्था खराब होती तो साइंस कॉलेज में, पटना कॉलेज में क्यों पढ़ाई नहीं हो रही है? कुछ लोग बताते हैं भैया खिचड़ी बट रहा है इसलिए व्यवस्था खराब हो गई। नहीं, अगर खिचड़ी बट रहा है तो कॉलेज में तो खिचड़ी नहीं बट रहा है, वहां पर पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? पढ़ाई की व्यवस्था यहां इसलिए खराब हुई है कि पिछले 15, 20, 25 वर्षों में शिक्षा समाज और सरकार दोनों की प्राथमिकताओं से हट गया है। सिर्फ सरकार की गलती नहीं है, समाज की नजर में भी जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं वो खिचड़ी बांटने का, साइकिल बांटने का या डिग्री बांटने का सेंटर बन गया है। जिनको बच्चों को पढ़ाना भी है वो भी सरकारी विद्यालयों में उन्होंने नामांकन कराया है ताकि खिचड़ी मिलता रहे, साइकिल पोशाक का पैसा मिलता रहे। पढ़ाने के लिए वो किसी न किसी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों का नामांकन कराया हुआ है। अभी ये जो एक अधिकारी पाठक जी के कहने पर नई व्यवस्था बनाने जा रही है, इसका भी जमीन पर कोई बहुत सकारात्मक असर मुझे अभी तक नहीं दिखा है। लोग गांव देहात में जरूर बता रहे हैं कि शिक्षकों में डर का माहौल है, शिक्षक विद्यालय में आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कम से कम मुझे विद्यालयों में पढ़ाई की स्थिति सुधरती हुई नहीं दिखी। इसका एक दो और गलत चीज भले मुझे देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर बालिकाएं जो हैं, लड़कियां जो हैं, वो बता रही थी, खासकर मधुबनी के इर्द गिर्द, जो कॉलेज में अटेंडेंस को अनिवार्य कर दिया गया कि अगर आप 80% आपका अटेंडेंस नहीं होगा तो आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे। अब बच्चियां ये बता रही हैं कि उनको अपने गांव से कॉलेज आने जाने में करीब 150 से 200 रुपए प्रतिदिन का खर्च है, और घर वाले ये कह रहे हैं कि भैया इतना पैसा तो दे नहीं सकते हैं, नाम कटाना है तो कटा लो। तो कई बार जब अधिकारी पटना में बैठकर निर्णय लेते हैं उनको समझ में नहीं आती है कि जमीनी हकीकत इससे कितना अलग है। निर्णय तो ठीक लिया गया है कि 80% अटेंडेंस होना चाहिए, लेकिन उसका कुपरिणाम यह है कि हजारों की संख्या में गरीब परिवार के बच्चे जिनके पास कॉलेज आने का आर्थिक साधन नहीं है, उनके पास गाड़ी व्यवस्था नहीं है, वो नाम कटाकर पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हैं। मेरी समझ से शिक्षा व्यवस्था खराब होने के पीछे समाज और सरकार की उदासीनता है, और ये समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के नाम पर हर गांव, हर पंचायत में जो विद्यालय खोले गए हैं वो उसके पीछे कारण है। नतीजा ये हुआ है कि हर गांव में विद्यालय के नाम पर बिल्डिंग खोल दिया गया। जहां भवन है वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां भवन नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे नहीं है, और जहां तीनों है वहां पढ़ाई नहीं है। तो कुल मिला जुलाकर गांव देहात में लोगों का मानना ऐसा है कि बिहार में जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, विद्यालय जो है वो खिचड़ी बांटने का सेंटर है, और कॉलेज जो है वो डिग्री बांटने का सेंटर है। पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। यही वजह है कि मैं हमेशा कहता हूं कि जब इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा तो नीतीश कुमार के राज में बिहार में शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त होने को उनके शासनकाल का सबसे काला अध्याय बताया जाएगा। ऐसा इसलिए कि कल होकर एक अच्छी व्यवस्था आ जाए तो संभव है कि सड़क बन जाएगा, संभव है कि जलकर का उपयोग ठीक होने लगेगा, कृषि की उत्पादकता बढ़ जाएगी। लेकिन जो 2-3 पीढ़ियां इस ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल गई, अब अगर कल कोई अच्छी सरकार आ भी जाए तो भी उनका जीवन सुधरने वाला नहीं है। बेरोजगारी, पलायन और शिक्षा के बाद जो तीसरा सबसे बड़ा मामला लोगों ने बताया वो है यहाँ किसानों के बदहाली का। किसानों की जो बदहाली है उसके बारे में गांव देहात में लोग यही बता रहे हैं कि पहले के जमाने में जो खेती, आज से 15-20 साल पहले खेती करने वाले लोग थे वो बहुत समृद्ध नहीं थे, लेकिन 5 बरस, 7 बरस, 10 बरस खेती करके आप पैसा कुछ बचाकर 1-2 कट्ठा जमीन खरीदते थे।
आज बिहार में किसानों की हालत ये है कि अगर आपके घर में कोई नौकरी नहीं करता है, कोई बिजनेस व्यापार नहीं है, 5 वर्ष आप खेती कीजिएगा, घर में कोई शादी हो जाए, कोई बीमार पड़ जाए तो आपको 1-2 कट्ठा जमीन बेचना पड़ेगा। और किसानों की बदहाली के का जो 3 कारण मुझे समझ में आया, वो पहला कारण है यहाँ भूमि सुधार का लागू न होना। बिहार देश के बड़े राज्यों में शायद एक ही मात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले 75 साल में जमीन सुधार, भूमि सुधार को लेकर कोई काम ही नहीं किया गया। यहाँ 1/3 से ज्यादा जमीन उसकी ओनरशिप को लेकर डिस्प्यूट है। ये जो दाखिल खारिज में आप घुसखोरी भ्रष्टाचार की बात सुनते हैं, इसकी एक वजह यह है कि पिछले 30-40 वर्षों में जमीन का लैंड रिकॉर्ड में इतना घालमेल कर दिया है कि लोगों को पता ही नहीं है कि किस जमीन का मालिक कौन है। आपके दादाजी परदादा के नाम पर ही अभी तक रसीद कट रहा है। अब उसको आप जा रहे हैं रसीद को अपडेट कराने, तो कर्म उसमें दाखिल खारिज के नाम पर आपसे पैसा मांगा जा रहा है। तो भूमि सुधार के लागू न होने की वजह से 1/3 जमीन यहां पर डिस्प्यूटेड है, उसका मालिकाना हक लोगों को पता नहीं है। दूसरी जो बड़ी समस्या है वो जल संसाधन के कुप्रबंधन को लेकर है। बिहार में बाढ़ की बहुत बड़ी समस्या है। करीब 50% कृषि योग्य जमीन में बाढ़ की संभावना रहती है। इसकी चर्चा हम लोग बरसों से कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरा इसका पहलू है कि जो बाकी के बच गए 50% कृषि योग्य जमीन है, उसमें आधी जमीन या तो वहां सिंचाई की सुविधा नहीं है, वो सूखे की मार झेल रहा है, या जल जमाव का भी यहाँ बहुत बड़ा मामला है। जो नेपाल से लगते हुए जिले हैं वहां पर नदियों के कटाव का भी मामला है। नदी का रास्ता बदलता है, हजारों एकड़ जमीन बर्बाद हो जाती है। तो कुल मिला जुलाकर जल संसाधन में जो यहाँ दिक्कत आई है, एक आंकड़ा मैं आपको देना चाहता हूं। बिहार देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले 10 वर्ष में सिंचित भूमि की मात्रा 11% से कम हो गई है। मतलब अगर 10 वर्ष पहले 100 एकड़ में सिंचाई की सुविधा नहर के द्वारा नलकूप के जरिए थी, तो रख रखाव के अभाव में वो घटकर 89 एकड़ रह गया है। ये भारत सरकार, बिहार सरकार का आंकड़ा है। तो भूमि सुधार का लागू न होना, जल संसाधन की व्यवस्था ठीक न होना, और तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है, किसानों के उनके उपज का दाम नहीं मिलना। एक आर्थिक सर्वेक्षण बिहार के किसानों पर है जो बताता है कि किसान यहाँ सारी परेशानी के बावजूद जो फसल उगाता है उसको उसका दाम नहीं मिलने की वजह से हर साल यहाँ किसानों को करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। जैसे मान लीजिए अभी धान की कटाई हो रही है, धान का आधिकारिक मूल्य 2100 रुपए से ज्यादा है, जबकि यहाँ पर किसान धान बेच रहे हैं 1600 रुपए 1700 रुपए में। पिछले साल आपने धान बेचा है 1400-1500 रुपए में। यही हाल कमोवेश सभी फसलों को लेकर है। बिहार में गांव देहात में भी लोग कहते हैं कि पंजाब में किसान बहुत समृद्ध है। तो मैं एक आपको आंकड़ा दे रहा हूं। पिछले 10 वर्ष में पंजाब में 70% धान और 75% गेहूं सरकारी समर्थन मूल्य पर किसानों ने बेचा है। बिहार में पिछले 10 वर्ष में 13% धान और 1% गेहूं ही समर्थन मूल्य पर खरीदा बेचा गया है। तो 30 से 40% कम कीमत पर लोग अपना फसल बेच रहे हैं। इसीलिए यहाँ किसानों का आर्थिक नुकसान जो प्रति वर्ष है वो करीब 20,000 करोड़ का है। इन 3 समस्याओं के बाद जो 4 केंद्र सरकार की बड़ी योजनाएं हैं, जो जमीन पर उसकी सच्चाई है। केंद्र सरकार की सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें लाभार्थियों को 5 किलो अनाज देने की बात कही गई है। पूरे बिहार में जहां तक मैं अभी घूम कर आया हूं, लाभार्थियों को 5 किलो नहीं 4 किलो अनाज मिल रहा है। 1 किलो अनाज जो कि 20% की चोरी है, वो इसलिए है कि हर प्रखंड और जिले में प्रति क्विंटल 35 से 40 रुपए प्रति क्विंटल की दर से जनप्रतिनिधि और अफसर मिलकर पैसा ले रहे हैं। और ये प्रति माह जो पैसा 35 से 40 रुपए प्रति क्विंटल लिया जा रहा है, इसमें ज्यादातर जगहों पर विधायकों का भी 6 से 7 रुपए प्रति क्विंटल का हिस्सा बना हुआ है। चाहे विधायक किसी दल का हो, ज्यादातर विधायक 6 से 7 रुपए प्रति क्विंटल के दर से
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में अपना हिस्सा ले रहे हैं। दूसरी जो बड़ी योजना केंद्र सरकार की है स्वच्छ भारत अभियान की, जिसमें आज से 2 वर्ष पहले ज्यादातर पंचायतों को ओडीएफ घोषित कर दिया गया। 4200 गांव चलने के बाद और आपके जिले में भी करीब करीब 1 महीने से गांव में चलने के बाद मैं विश्वास से कह रहा हूं कि ज्यादातर गांव में खुले में शौच आज भी जीवन की सच्चाई है। और मधुबनी मुझे लगता है कि शिवहर और पश्चिम चंपारण के बाद सबसे ज्यादा खुले में शौच मुझे मधुबनी में दिखा। यहाँ पर हुआ ये है, सिर्फ मधुबनी नहीं सारे जिलों में 12,000 रुपए के लाभार्थियों का जो राशि है उसमें 2,000 रुपया अफसरों ने लिया, 10,000 रुपया लाभार्थियों को दिया गया। एक ही शौचालय पर 4-4, 5-5 लोगों ने फोटो लगाया और उसको ऊपर भेज दिया और पैसे का पूरा बंदरबाट हुआ है। बाद में अधिकारी और जनप्रतिनिधि दोनों ने मिलकर ओडीएफ का सर्टिफिकेट साइन करके जारी कर दिया। तीसरी जो केंद्र सरकार की बड़ी योजना है वो आवास योजना है। आवास योजना में लाभार्थियों को 1,40,000 रुपया मिलने की बात है। मुख्यमंत्री आवास योजना में लाभार्थियों को 1,19,000 रुपया मिलना चाहिए, लेकिन इस योजना के लाभार्थियों की संख्या पूरे जिले में करीब करीब नगण्य है। बहुत लोगों को इसका लाभ मिला ही नहीं है। पिछले 3-4 वर्षों में बहुत कम लोगों को इसका लाभ मिला है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जिसको लाभ मिला भी है उसको भी 25,000 से 35-40,000 रुपए तक भ्रष्टाचार घूस देना है, तभी आपको ये लाभ मिल सकता है। और ये जो 25 से 40,000 रुपए की राशि है ये जनप्रतिनिधियों और अफसरों में बंट रही है। जनप्रतिनिधि जहां पर पैसा नहीं ले रहे हैं, कुछ पंचायत में जहां मुखिया ईमानदार है पैसा नहीं ले रहा है, वहां पर भी 20 से 25,000 की राशि को अफसर को तो देना ही देना है। और उसकी पूरी व्यवस्था बनी हुई है। नाम लिखने के लिए 1,000 रुपया, फोटो खींचकर भेजने के लिए 2,000 रुपया, पहले किस्त में 7,000 रुपया, ये पूरी व्यवस्था बनी हुई है। चौथी जो बड़ी योजना केंद्र सरकार की है वो है मनरेगा की। इसकी जमीनी हकीकत ने मुझे बड़ा आश्चर्यचकित किया है। जिस जिले में, जिस राज्य में इतनी बड़ी संख्या में लोग पलायन करते हैं मजदूरी के लिए, मेरी अपनी समझ थी कि जब मैं बिहार में पैदल चलूंगा तो हर गांव पंचायत में मुझे मनरेगा के सक्रिय काम दिखेंगे। अभी तक मुझे 15 महीनों में मनरेगा का कोई सक्रिय काम दिखा ही नहीं। रास्ते में लोग ये जरूर बताते हैं कि भैया ये पेड़ मनरेगा के तहत लगाया गया है, ये सड़क में मट्टी भराया गया है मनरेगा के तहत, या पंचायत भवन या आंगनवाड़ी सेंटर में मनरेगा के मजदूरों का उपयोग किया गया है, लेकिन मनरेगा का कोई सक्रिय काम होता नहीं दिखा। इसको जब मैंने आंकड़ों में देखा तो पता चला कि पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार सरकार का मनरेगा का यूटिलाइजेशन है 40%। मतलब अगर केंद्र से हम लोग 100 रुपया लेकर आ सकते थे मनरेगा में, तो 60 रुपया तो हम लोग लेकर आए ही नहीं। और जो 40 रुपया आया, मनरेगा में पीसी का दर है 40 से 50%। तो 40 रुपया में भी 20 रुपया 25 रुपया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। तो मिला जुलाकर 15 से 20 रुपया ही जमीन पर पहुंचा है। इसके अलावा जो राज्य सरकार की बड़ी योजनाएं हैं 5, 7 निश्चय के अंतर्गत जो बड़ी योजनाएं हैं उसकी जमीनी हकीकत जो हम लोगों ने देखी। पहली योजना थी युवाओं को 1,000 रुपए सरकारी सहायता की। जितने बेरोजगार युवा हैं 18 साल से 35 साल के, उनको बिहार में प्रति माह 1,000 रुपया मिलने की बात कही गई है। 2015 में उस समय अनुमान था कि 12,000 करोड़ रुपया के आसपास अगर हर वर्ष खर्च किया जाए तो 18 साल से 35 साल के किसी भी युवा को मजबूरी में मजदूरी करने नहीं जाना पड़ेगा, उसको 1,000 रुपए की राशि दी जाए। अभी तक इस योजना को न शुरू किया गया, 8-9 वर्षों में न किसी को इसका लाभ मिला, न कोई इसकी चर्चा कर रहा है, न पत्रकार बंधु इस पर कोई सवाल करते हैं। दूसरी जो बड़ी योजना थी वो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की। उस समय यह अनुमान किया गया कि 12वीं से आगे बहुत बच्चे बिहार में इसलिए नहीं पढ़ाई कर पाते हैं क्योंकि उनके परिवार के पास पढ़ाने के पैसे नहीं हैं, मजबूरी में उनको मजदूरी करना पड़ता है। तो योजना ये बनाई गई कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए करीब करीब 1.25 करोड़ परिवार के लोगों को मदद दी जाए ताकि उनके बच्चे 12वीं के आगे पढ़ाई कर सके
और जब नौकरी मिल जाए तो वो पैसे को वापस करें। तो 1.25 करोड़ के अगेंस्ट पिछले 8-9 वर्षों में बिहार सरकार का अपना दावा है कि करीब 8.5 से 9 लाख लोगों को ही इसका फायदा मिला है। इस योजना को भी करीब करीब ठंडे बस्ते में ही डाल दिया गया है। तीसरी जो बड़ी योजना है जिसकी चर्चा आप लोग खूब करते हैं वो है नल जल योजना। बिहार में 25,000 करोड़ रुपए का अनुमान था 2015 में कि अगर 25,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाए तो हर घर में नल से पानी पहुंचा दिया जाएगा। 2015 में सिर्फ 3% घरों में ही नल से पानी पहुंचता था। इस योजना को लागू किया गया और जो इसकी जमीनी हकीकत है, सरकार का दावा है कि 2/3 से ज्यादा घरों में नल से पानी पहुंच गया है। मैं जो जमीन पर देख रहा हूं 2/3 से ज्यादा घरों में नल जल योजना कारगर नहीं है। या तो योजना बनी नहीं, या बनकर चली नहीं, या चली तो चलकर थोड़े दिन के बाद बंद हो गई। अभी जब बहुत हंगामा पिछले साल भर में शुरू हुआ है तो अब सरकार ने वार्ड सदस्यों से इसका मेंटेनेंस लेकर फिर पीएचईडी को दे दिया है। पीएचईडी ने जब से इन योजनाओं को लिया है तब से वो उसको देखने भी नहीं आए हैं। ज्यादातर वार्ड में लोगों ने बताया कि पीएचडी वाले आए, उन्होंने कागज पर इसका हैंडओवर ले लिया, अभी तक उसको न देखने आए न रख रखाव के दिशा में उन्होंने कुछ काम किया है। चौथी जो सबसे बड़ी योजना थी जिसकी चर्चा थोड़ी बहुत होती है लेकिन 7 निश्चय की सबसे बड़ी योजना थी नाली गली पक्कीकरण की योजना। 2015 में यह अनुमान था कि 80,000 करोड़ रुपया अगर खर्च किया जाए तो 5 वर्षों में बिहार के हर घर के से निकलने वाले नाली का पक्कीकरण कर दिया जाएगा और उन नालियों को लाकर एक बड़े नाले से जोड़ा जाएगा ताकि बड़े नालों के जरिए पानी का निस्तारण गांव के बाहर किया जा सके। इस योजना को जमीन पर लागू किया गया लेकिन जमीन पर घरों के नालियों के पक्कीकरण की बात नहीं की गई। गांव में सड़क के किनारे बेतरतीब तरीके से बनाए हुए बड़े नाले हर जगह दिखते हैं, जो ये बताता है कि योजना के नाम पर पैसा निकाला गया, लेकिन उन नालों को ना घरों के नालियों से जोड़ा गया, ना उन नालों से पानी के बाहर निकालने की व्यवस्था की गई। नतीजा ये हुआ है कि ज्यादातर ये नाले बड़े कूड़ेदान के तौर पर परिवर्तित हो गए हैं। लोग उस पर गोबर पाथ रहे हैं, भैंस बांध रहे हैं, कूड़ा करकट फेंक रहे हैं और करीब करीब सारे नाले बंद पड़े हुए हैं। इन 4 योजनाओं के बाद जो यहाँ पर 2 व्यवस्था है जिस पर मैं टिप्पणी करना चाहता हूं। रोजगार कहां से मिल रहा है? रोजगार के 3 नए अवसर बिहार में देखने को मिले। पहला है शराब माफिया, दूसरा है बालू का अवैध कारोबार और तीसरा है जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में अनाज को पैसे में कन्वर्ट करना और पैसे को फिर अनाज में कन्वर्ट करना, इससे जुड़ा हुआ जो कारोबार है। हर गांव पंचायत में 5-10 लड़के 20 लड़के ऐसे मिल रहे हैं जो शराब के अवैध कारोबार से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से जब हम लोग रास्ते में चलते हैं, अगर 10 ट्रक या ट्रॉली मिलता है तो 2 या 3 ट्रॉली उसमें वही है, ट्रक वही है जिस पर बालू अवैध तरीके से ढोया जा रहा है। और अनाज वाली जो बात है कि जो 5 किलो के बजाय 4 किलो अनाज मिल रहा है, तो 1 किलो अनाज अफसर और जो जनप्रतिनिधि वो अनाज तो ले नहीं रहा है, वो पैसा ले रहा है। तो एक पूरी व्यवस्था अनाज माफिया की हर जिले में बन गई है, जो इस अनाज को इकट्ठा करता है या गोदामों से जहां से जारी होता है वहीं से निकाल लेता है, उसको बेचता है, बेचकर पैसे में कन्वर्ट करता है और फिर उसी अनाज को उसी में रिसाइकल करके अगली बार भेजता है। तो ये 3 जो नए उद्योग नीतीश कुमार ने खड़े किए हैं, इसमें बड़ी संख्या में यहाँ लोगों को रोजगार मिल रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था पर मैंने कोई टिप्पणी नहीं की, इसलिए कि गांव देहात में जहां हम चले हैं पिछले 15 महीनों में, वहां सीएचसी, पीएचसी, रेफरल हॉस्पिटल का कोई नामो निशान है ही नहीं। अगर कोई व्यवस्था हो तो मैं बताऊं कि अच्छा है कि खराब है। मैं अनुमंडल और जिला के अस्पतालों में नहीं गया हूं तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन जहां तक ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की बात है तो करीब करीब पूरी तरीके से जो यहाँ ग्रामीण चिकित्सक हैं ये उन्हीं के कंधों पर है, या जो प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके हवाले ही ये पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था है। कहीं पर भी अभी तक मुझे कोई पीएचसी, रेफरल हॉस्पिटल या सब सेंटर ऐसा नहीं मिला
जहां बिल्डिंग है, डॉक्टर हैं, दवा है, रोगियों का भीड़ है, मरीजों का, ऐसा मुझे नहीं देखने को मिला। मोटे तौर पर जो एक जनरल उदासीनता है, मुझे ऐसा लगता है, अभी तक का मेरा अनुमान है, जो आंकड़े मैं देख रहा हूं, 50% से ज्यादा लोग बिहार में करीब करीब इस बात को लेकर कन्विंस्ड हैं कि भैया बिहार में नया विकल्प, नया प्रयास होना चाहिए। क्या होना चाहिए उसको लेकर विवाद हो सकता है, लेकिन 50% से ज्यादा लोग, जिन जिलों में मैं गया हूं, उन्होंने ये माना कि भाई बिहार में आरजेडी, जदयू और भाजपा से तो ये सुधार होने वाला नहीं है। हम लोग की अगर स्थिति सुधरनी है तो कोई नया बेहतर प्रयास होना चाहिए। ये मेरा अभी तक का आकलन है। अब आपके जो सवाल हैं, आप वो सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल ठीक बात है। बिहार विकसित नहीं है, ये सही स्टेटमेंट नहीं है। बिहार देश का सबसे गरीब 28वें नंबर का राज्य है। विकसित होना तो बहुत बड़ी बात होती है। आपने कहा कि बिहार में पलायन रोकने के लिए जन सुराज की क्या सोच है, ये बिल्कुल ठीक सवाल है। बिहार में हम लोग की सोच ये है कि रोजगार और पलायन के लिए दो चीजों का होना ज्यादा जरूरी है। दुनिया भर के जो इन क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं वो बता रहे हैं कि शिक्षा और पूंजी की उपलब्धता दो चीज है जिससे बिहार में बेरोजगारी को खत्म करके पलायन को रिवर्स किया जा सकता है। पहला है इस शिक्षा और रोजगार से जुड़ा शिक्षा, स्किलिंग जिसको आप कहते हैं। से भी बड़ी बात है बिहार में जो गरीबी या पलायन आपको दिखता है, उसकी एक बड़ी वजह है यहाँ पूंजी की अनुपलब्धता। और मैं इसको आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि कोई यहाँ बिहार में इसकी चर्चा करता नहीं है। पूंजी समाज में आता कहां से है? जो पैसा आप कमाते हैं, कमाकर पैसा जो आप बचाते हैं खर्च के बाद, वही आपके लिए पूंजी होता है। पूंजी का एक स्रोत है आपकी अपनी बचत और दूसरा स्रोत है बैंकों से मिलने वाला कर्ज। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, तो जो आपने पैसा कमाया उससे जो बचाया, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है और आप 5 लाख 10 लाख रुपया बैंक से लोन लेते हैं ताकि घर बना सकें, घर खरीद सकें। बिहार में प्रति व्यक्ति आय चूंकि इतना कम है, आप 35,000 रुपया साल में कमाते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर बचाने की संभावना बहुत कुछ है नहीं, इतनी महंगाई है। तो दूसरा स्रोत है, जो कुछ लोग पैसा बचा भी रहे हैं, तो दूसरा बैंकों का जो क्रेडिट है। बैंकों के ऊपर एक ये वैधानिक जिम्मेवारी है कि जो पैसा बैंक में जमा होता है, 70% वो पैसा उनको समाज को ऋण के तौर पर देना है वापस। चाहे वो घर बनाने के लिए हो, गाड़ी खरीदने के लिए हो, बिजनेस व्यापार करने के लिए हो। तो इसको मापने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक आंकड़ा जारी करता है जिसको हम लोग कहते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। कितना पैसा बैंकों में जमा हुआ और बैंकों ने उसके एवज में कितना पैसा ऋण के तौर पर समाज को वापस किया। बिहार में पिछले वर्ष क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो था 40%। मतलब अगर 100 रुपया बैंक में जमा हुआ तो बैंकों ने 40 रुपया ऋण के तौर पर बिहार के लोगों को अलग अलग काम के लिए दिया। स्टैट्यूटरी वैधानिक लिमिट है 70%। इसका असर क्या हुआ? पिछले वर्ष बिहार की गरीब जनता ने 4,21,000 करोड़ रुपया यहां के विभिन्न बैंकों में जमा किया। अगर 70% बैंकों ने कर्ज दिया होता तो 2,80,000 करोड़ रुपए के आसपास बिहार के लोगों को मिलता, अलग अलग स्वरोजगार के लिए, काम के लिए, घर के लिए, गाड़ी के लिए। मिला कितना? 1,61,000 रुपया, 1,61,000 करोड़ रुपया। ये पैसा बाकी का कहां गया? बाकी का पैसा बैंकों ने उन राज्यों में ट्रांसफर कर दिया जहां पर विकास हो रहा है, जिसको आप विकसित राज्य कह रहे हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और तमिलनाडु, इन राज्यों में सीडी रेशियो है 90 से ज्यादा। मतलब अगर आंध्र प्रदेश में लोगों ने बैंकों में 100 रुपया जमा किया तो बैंकों ने वहां
₹95 ₹100 कर्ज दिया, उनको देना था 70, तो 30 रुपया कहां से आया? वो 30 रुपया बिहार के लोगों का चला गया आंध्र प्रदेश में। अब इसका कितना बड़ा सामाजिक और आर्थिक असर है, इसको आप समझिए। 1990 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो बिहार में सीडी रेशियो था 40%। आरबीआई का आंकड़ा है, जाके वेबसाइट पे देख लीजिएगा। 15 साल लालू जी का जो जंगल राज चला तो सीडी रेशियो घटते घटते हो गया 28.5%। मतलब बैंक सिर्फ 28 रुपया ही कर्ज दे रहे थे। नीतीश कुमार के सुशासन में, उनके शब्दों में, 28 से बढ़कर वो फिर हुआ 40%। पिछले 32 वर्षों में बिहार के बैंकों ने, और इसको हेडलाइन बनाइए क्योंकि कोई बिहार में इसकी चर्चा नहीं कर रहा है, 26 लाख करोड़ रुपया बैंकों ने, अब बैंकों से यहां बिहार के लोगों का पैसा जाकर दूसरे राज्य में कर्ज दे दिया। आप जरा अंदाजा लगाइए, 26 लाख करोड़ रुपया अगर बिहार के लोगों को मिला होता तो कितने लोगों ने अपना घर बनाया होता, कितने ज्यादा लोगों ने मोटरसाइकिल, स्कूटर, गाड़ी खरीदी होती, कितने लोगों ने स्वरोजगार के काम किए होते। मान लीजिए कि आपको बाल काटने आता है, अगर आपके पास बैंक से 1 लाख रुपया मिल जाए, आपके पास 10,000 रुपया है, बैंक से कर्ज मिल जाए, तो आप सैलून चलाएंगे, 4 लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन अगर वो बैंक से 90,000 रुपया न मिले तो आप 10,000 रुपया रहते हुए बॉम्बे में, दिल्ली में जाकर सैलून में मजदूर बनकर काम करेंगे। तो जब तक बिहार में पूंजी की उपलब्धता नहीं कराई जाएगी तब तक इस चीज को सुधारा नहीं जा सकता है। और इस पर कोई चर्चा नहीं। ऐसा नहीं है कि ये बैंकों की मनमर्जी है, उन पर यह संवैधानिक जिम्मेवारी है। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता रहा हूं कि ये जो कमिटी है वो मुख्यमंत्री उसके चेयरमैन हैं, जिनकी ये जिम्मेवारी है कि हर महीने बैंकों के साथ बैठक करके ये बताया जाए कि जो पैसा बिहार के लोग बैंक में जमा कर रहे हैं वो पैसा आप बिहार में कर्ज के तौर पर दीजिए, चाहे घर बनाने के लिए दीजिए। अगर घर बने मजदूरी मिलेगी। लेकिन जैसे अधिकारी मुख्यमंत्री की बात नहीं सुन रहा है, डॉक्टर नहीं सुन रहा है, शिक्षक नहीं सुन रहा है, वैसे बैंक वाला भी नहीं सुन रहा है। तो जन सुराज की यह सोच है कि बिहार में क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो को 70 कम से कम अगले 6 महीने में किया जाए। और इस चीज को बिल्कुल किया जा सकता है। 6 से 9 महीने के अंदर बिहार में क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो को आप 90%, 70% कीजिए, आपको हर जगह इन्वेस्टमेंट होता दिखेगा। आप सोच रहे हैं कि कोई बाहर से व्यापारी आए, 10,000 करोड़ रुपया का चीनी मिल चलाए, 10,000 करोड़ रुपया उसके मुकाबले 2,80,000 करोड़ रुपया जो हम लोगों का है, भैया वो पैसा तो बिहार में लगना चाहिए। आप पत्रकार, आज तक किसी बिहार के राजनेता को आपने इसकी बात करते हुए सुना कि भैया क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो भी कोई चीज होता है? उसको पता ही नहीं। हम और आप पलायन की बात कर रहे हैं। यहां सिर्फ लोगों का पलायन नहीं है, पढ़े लिखे लोगों का, बुद्धि का पलायन नहीं है। सबसे बड़ा बिहार में पलायन है पूंजी का पलायन। लोग यहां से पैसा बैंक जमा करा रहा है और जाके आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में बिजनेस वाले को लोन दे रहा है, और हम ही लोग के बच्चे उसी फैक्ट्री में जाकर मजदूरी भी कर रहे हैं। आजादी से पहले अंग्रेज क्या करते थे? खेती नील की यहां होगी, कपास की, और वो फैक्ट्री लगेगा इंग्लैंड में, और वहां पर भारत के लोग जाकर मजदूरी करेंगे, और जो कपड़ा बनेगा वो आकर यहीं पर बेचा जाएगा। वही चीज तो बिहार में हो रहा है। महाराष्ट्र में मोटरसाइकिल बनाने की फैक्ट्री है, तो वो पैसा में भी बिहार के लोगों का योगदान है, जो कर्ज वहां पर उद्योगपति को मिल रहा है, और उसके फैक्ट्री में मजदूर भी बिहार का है। और जब मोटरसाइकिल बन जा रहा है तो उसको लाकर आप बेच रहे हैं बिहार में, और इस पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। तो पूंजी और दिमाग, लोग और दिमाग के साथ साथ पूंजी का पलायन बिहार के गरीबी और बदहाली का बड़ा कारण है। और ये समाजवाद के नाम पर राजनीति करने वाले लोग, ना उनको इसकी समझ है, ना इस दिशा में कोई प्रयास है। आप बताइए, 17-18 साल नीतीश जी का राज और 15 साल लालू जी, 32 साल में अगर आपने कोई बैठक कभी आपने रिपोर्ट किया हो जहां सरकार ने ये बैठक की हो कि सीडी रेशियो को बिहार में कैसे सुधारा जाए? बिहार सरकार का 32 साल में 26 लाख करोड़ का बजट नहीं है, और 26 लाख करोड़ हम लोग का पैसा चला गया दूसरे राज्य में। हम लोग को उसकी खबर भी नहीं है, कोई चर्चा भी नहीं कर रहा है। तो आप गरीब और बेरोजगार नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? जी, आवाज आ रही। और
नहीं हो सकता है कि बात नहीं है, पहले इस बात को क्लैरिटी कर लीजिए। जन सुराज अभियान की मैंने घोषणा पटना में प्रेस वार्ता के जरिए 5 मई 2022 को किया। उस दिन मैंने कहा है कि पार्टी बनना ही है, इसमें कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं है कि बनेगा कि नहीं बनेगा या बन सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि पार्टी प्रशांत किशोर नहीं बनाएंगे, पार्टी कोई व्यक्ति, कोई जाति, कोई परिवार नहीं बनाएगा। बिहार का हर वो आदमी जो चाहता है कि यहां एक नया विकल्प बने, जो यहां के दलों से त्रस्त है, नेताओं से त्रस्त है, उन लोगों को इकट्ठा करके उन लोगों को मदद की जाएगी ताकि वो दल बनाएं। मैंने जो आपको आंकड़ा दिया, 50% से ज्यादा लोग चाहते हैं कि बिहार में नया दल बने, नया विकल्प बने, नया प्रयास किया जाए। उन्हीं लोगों के बीच से ऐसे लोगों को निकाला जाए कि भाई आप चाहते हो नया दल बने तो इसमें कंधा भी लगाओ। कुछ लोग भी अगर उसमें तैयार हो गए, अगर 100 में एक आदमी भी तैयार हो गया तो पूरे बिहार में 12 से 13 लाख ऐसे लोग हो जाएंगे जो इस नए दल को बनाने के लिए संस्थापक बनेंगे। वो ये प्रयास है। जी, प्रमुखता था, अभी नहीं है। माछ तो आपके आंध्र प्रदेश का आके मछली बिक रहा है, अब माछ का आपका प्रमुखता कहाँ है? आएगा ही ये, जी। मिले हम 2 से, तो हम खुद मिले हैं। देखिए, आपने पहला सवाल पूछा कि अगर ये दल जब भी बनेगा तो उसमें भी पैसा कहां से आएगा। मैंने अलग कैसे वो पैसा कहां से आएगा, वही तो बात कह रहे हैं। तो मैंने पहले इस सवाल का जवाब हर जगह दिया है कि ये जो पूरा अभियान चल रहा है, बिहार में कोई आदमी ये नहीं कह सकता है कि हमने उससे पैसा लिया है या कोई भ्रष्टाचार किया है या किसी से मदद ली है। इस पूरे अभियान को चलाने के लिए हमने जो 10 बरस काम किया, जिन लोगों को हमने मदद की, जो लोग आज बड़े बड़े राज्यों में जीत कर बैठे हुए हैं, जो लोग उन सरकारों की मदद करते हैं, उनको ये बताया जा रहा है कि भाई देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार, वहां पर एक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रयास किया जा रहा है, आप उसमें मदद कीजिए। तो मदद उन राज्यों के लोग कर रहे हैं जो लोग हमारे काम को जानते हैं, जिन राज्यों में हमने काम किया है वो लोग मदद कर रहे हैं। चेक से, कैश से नहीं, चेक में पैसा दे रहे हैं। जो हमने जो काम 10 बरस किया, जो हमने अपनी विश्वसनीयता बनाई है, उसके आधार पर वो लोग मदद कर रहे हैं। दूसरा, ये आगे कैसे चलाया जाएगा, जो इसकी भी मैंने घोषणा की है। जब ये दल बनेगा तो मैं क्राउड फंडिंग की देश की सबसे बड़ी व्यवस्था खड़ी कर रहा हूं। जैसे 2014-15 में आपको सोशल मीडिया और फेसबुक का, आपको मतलब ज्यादातर लोगों को राजनीतिक जीवन में ज्ञान नहीं था, वैसे ही आज आपको, हमको ये समझ नहीं है कि क्राउड फंडिंग के जरिए कैसे एक ट्रांसपेरेंट तरीके से पैसा जुटाया जा सकता है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। मेरा लक्ष्य है कि जब ये दल बने तो 2 करोड़ बिहार के लोगों को वो सुविधा दी जाए ताकि वो 100-100 रुपया इसमें योगदान कर सके। अगर 2 करोड़ आदमी 100-100 रुपया योगदान करेगा तो 200 करोड़ रुपया हो जाएगा, और वो चुनाव लड़ने के लिए काफी पैसा है। तो आप ये बताइए कि 13 करोड़ बिहार के लोगों में 2 करोड़ लोग ऐसे हैं कि नहीं कि 100 रुपया वो दे सके? दे सकते हैं, लेकिन वो देने की व्यवस्था नहीं बनी हुई है। वो व्यवस्था मैं दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को लगाकर बनवा रहा हूं ताकि आप अपने मोबाइल के जरिए 100 रुपया जन सुराज को जब देने की आपकी इच्छा हो तो आप भेज सके। उसका ट्रायल रन भी हम लोग कई बार अभी कर चुके हैं। दिक्कत उसमें यह है कि उसमें आरबीआई है और कई तरह की संस्थाएं हैं जिनका हस्तक्षेप होता है उसमें, उन सब से परमिशन वगैरह लेने की बात भी है। और सरकार भी ये चाहती है कि इस तरह का कोई प्रयास सफल ना हो, ताकि आर्थिक तौर पर कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो आर्थिक पहलू है उस पर उनकी पकड़ बनी रहे। तो परमिशन वगैरह देने में केंद्र सरकार कई तरह की दिक्कत खड़ा करते हैं वो लोग, लेकिन वो प्रयास किया जा रहा है। जब जन सुराज दल बनेगा तो उसके साथ साथ क्राउड फंडिंग का वो प्लेटफॉर्म भी बिहार के जनता के पास रहेगा, जहां आप 100 रुपया 200 रुपया
दें और इसको सुधारें। तीसरी बात आपने पूछी कि मखान और मांस की बात, तो मैंने आपको जो करेक्ट किया कि ये मखान और मांस कभी होता था, आज नहीं है। मधुबनी में हम आए तो लोग कहते हैं ये विद्वानों की नगरी है। विद्वानों की नगरी कभी थी, आज ये मजदूरों की नगरी है। जब मैं मधुबनी आया तो मेरा एक दोस्त है अमेरिका में, उसने एक वीडियो भेजा, बड़ा अच्छा, मैं साझा करना चाहता हूं। वॉलमार्ट, वहां जो सबसे बड़ा रिटेल चेन है, वहां वो गया मखाना खरीदने और उसका वीडियो बनाकर भेजा। उसकी कीमत 8,000 रुपए प्रति केजी है, 8,000 रुपए प्रति किलो। यहां पर अभी मखाने का दाम बढ़ा हुआ है, लोग बता रहे हैं, तो 600 रुपए में किसान बेच रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसान को 8,000 रुपए मखाना का मिल सकता है, लेकिन जैसे अमूल है, तो जो पैसा रिटेल का होता है उसका करीब करीब 65% दूध पैदा करने वालों को मिलता है। तो अगर मखाना में 65 नहीं 50% भी, 30% भी मिले